मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस जो चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 7 संघवाद, इसका सेकंड पार्ट। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट उसके बाद देखिएगा। चलते बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो लास्ट हमारा जो टॉपिक हुआ था वो ये हुआ था कि भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। तो जहां पे हमने ये समझा था तनाव है, मतभेद है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति मिली है, राज्य सरकार को कम शक्तियां मिली हुई है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे केंद्र और राज्य में संबंध। तो केंद्र और राज्य में संबंध होती है। यहाँ पे देखिए कि जब भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उसके बाद क्या था, 1950 और 1960 के दशक के शुरुआती सालों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव डाली। जैसा कि आपको पता है कि जवाहरलाल जो नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव डाली। आगे बात करते हैं, इस दौर में केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था, क्योंकि हर एक जगह पे केंद्र सरकार जो कांग्रेस सरकार थी ये फैली हुई थी। और तीन प्रमुख चुनाव, स्टार्टिंग के जो 3 प्रमुख चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उसमें केंद्र सरकार लगातार तीनों बार विजयी हुई है ना। तो यही चीज है कि इस दौर के केंद्र और राज्यों में केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा दबदबा था। नए राज्यों के गठन की मांग के अतिरिक्त केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे भी जो नए राज्यों की डिमांड स्टार्ट हो गई थी कि नए राज्य बनाइए, भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, ये डिमांड तो ही थी, इस चीज को एक्सेप्ट भी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो संबंध थे वो शांतिपूर्ण थे। क्यों थे? क्योंकि हर एक जगह पे कांग्रेस का ही दबदबा था। जब कांग्रेस सरकार ही काम कर रही थी हर एक जगह पे, तो जाहिर सी बात है कि हर एक जगह पे शांतिपूर्ण व्यवस्था होगी ही होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, राज्यों में उम्मीद थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदान से अपना विकास करेंगे। यानी कि राज्यों की ये उम्मीद हुआ करती थी कि जो केंद्र सरकार है वो जो वित्तीय अनुदान देगी उससे वो अपना विकास करेंगे। 1960 के दशक के मध्य में कांग्रेस के दबदबे में कुछ कमी आई, क्योंकि 1960 के बाद क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनकी भी उसके बाद थोड़े दिन के बाद डेथ हो गई। फिर जो प्रधानमंत्री बनी वो महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, है ना। अच्छा, इस बीच 1-2 और नेता आए थे जो कुछ टाइम के लिए आए थे, वो भी चले गए थे, लेकिन उनको एज ए प्रधानमंत्री तो बोल सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज है, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए 1960 के दशक के मध्य में कांग्रेस के दबदबे में कुछ कमी आई, क्योंकि कई राज्यों में इनके जो विरोधी पार्टी थी वो भी आ गई थी। आगे अंततः 1990 के दशक से कांग्रेस का जो दबदबा था काफी कुछ समाप्त हो गया था। क्यों समाप्त हो गया था? क्योंकि इस टाइम पे जो पार्टियां बनने लगी थी, गठबंधन पार्टियों का निर्माण होने लगा था और विभिन्न जगहों पे अलग अलग विपक्षी दल आ गए थे, जो कि जनता को मतलब एक तरीके से बोल रहे हो कि उन सबकी अलग अलग विचारधारा है। जैसे आप देखते हो भाजपा की अलग विचारधारा है, कांग्रेस की अलग विचारधारा है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है। तो इससे क्या है, जनता उन चीजों में डिवाइड हो जाती है ना। तो जो जैसा राजनेता जिस हिसाब से भाषण देते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। तो आगे चल के क्या होता है कि 1990 के बाद यहाँ पे गठबंधन पार्टी का निर्माण हो जाता है और गठबंधन पार्टी काम करती है। तो देश में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हो जाती है और इससे राज्यों की राजनीति क्या होती है, राजनीति का जो कद है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं, तो स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? स्वायत्तता का मतलब होता है विशेष प्रकार की मांग करना, उस विशेष प्रकार की डिमांड करना। या स्वायत्तता का मतलब ये भी समझ सकते हो छूट, है ना, ये भी होता है। तो कई राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र की अपेक्षा स्वायत्तता देने की मांग समय समय पर उठाई है। यानी कि जैसे केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति मिली है, वैसे ही राज्य सरकार को भी मिलनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, समय समय पर मांग उठाया है। राज्यों को अधिक और अहम अधिकार दिए जाए, इस हिसाब से मांग उठाया है। राज्यों के पास आय के मुक्त साधन होने चाहिए, ये डिमांड उठाया है। अच्छा, संसाधनों पर उनका अधिक नियंत्रण होना चाहिए। किसका? जो राज्य सरकार है इनका अधिक नियंत्रण होना चाहिए। और ऐसे जो विशेष डिमांड उठी थी
पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पंजाब में हो गया। आगे बात करते हैं, विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से खफा रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कई सारे ऐसे राज्य प्रशासनिक तंत्र हैं जो कि केंद्रीय नियंत्रण से, जिस पे केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, उनसे खफा रहते हैं, नाराज रहते हैं कि हर जगह पे केंद्र सरकार का ही काम होता है, केंद्र सरकार ही क्या कब्जा करके रखी है या नियंत्रण में रखी है। तो इस वजह से जो राज्य प्रशासन जो तंत्र है हमेशा नाराज रहते हैं केंद्र सरकार से। आगे बात करते हैं, स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक तथा भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे तमिलनाडु में हिंदी के दबदबे का विरोध, यानी कि हिंदी भाषा के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था तमिलनाडु में, और पंजाब में पंजाबी भाषा संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग, यानी कि कहने का मतलब है कि पंजाब में जो था पंजाबी लोग ज़्यादातर रहते हैं, इस वजह से उनकी जो संस्कृति और भाषा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए, इसके लिए वहाँ पे स्टार्ट हुआ था आंदोलन। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि विभिन्न राज्य जो है समय समय पर डिमांड करती है सारी चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति का शासन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर तो है ही, क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद क्यों होता है। तो इस चीज़ को सिंपल सा समझिए क्या है। जैसे ये हमारा देश होता है, इस देश में क्या है कि अगर हम केंद्र लेवल पे बात करें तो केंद्र लेवल पे जैसा कि हमें पता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों हैं बड़े। अगर हम इसमें अगर राज्यों की बात करें तो राज्य लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री और यहाँ पे जो राज्यपाल है ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है इनका जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री होते हैं, इनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है ना। अच्छा, राष्ट्रपति ही किसको चयन करता है? राज्यपाल को चयन करता है और चयन करके भेज देता है किसी भी स्टेट में। क्यों भेज देता है? ताकि ये मुख्यमंत्री के कामों पर निगरानी रख पाए, इस चीज़ की वजह से भेज देता है। तो अब कभी काल ऐसा हो जाता है कि ये जो सूचना कोई प्रोवाइड करता है राज्यों के मामले में, ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो मुख्यमंत्री इस चीज़ से खफा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये बिचौलियों की तरह काम कर रहे, बिचौलिया मतलब एक तरीके से बीच का काम कर रहा है राज्यपाल, जहाँ पे मुख्यमंत्री की जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिफारिशें हैं, वो चीज़ राष्ट्रपति के पास पहुँचाता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उस चीज़ को राष्ट्रपति के पास पहुँचाता है। अगर वो काम जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो अगर गलत है तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति है उस चीज़ को रोक देते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया कि जो राज्यपाल है वो विधानसभा में जो भी मुद्दे पेश किए जाते हैं या फिर जो भी कानून बनते हैं उस चीज़ को रोकने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। यही बात हमने हुई थी। तो यही चीज़ है कि जो राज्यपाल का काम है वो ऐसा काम है जिसकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अनबन बना रहता है और वो इसी वजह से बना रहता है। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल की भूमिका केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में हमेशा संघर्ष का एक विषय रही है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, जैसा कि मैंने बताया राष्ट्रपति करता है। और ये जो राज्यपाल होते हैं कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी हो गए और या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे व्यक्ति जो अपना पूरा मतलब सेवा करते आ रहे हैं देश की, ठीक है, रिटायर अफसर हो गए, अभिनेत्री हो गए, ये सारे लोग राज्यपाल बन सकते हैं राष्ट्रपति अगर उनको अच्छे से जानता है तो, या राष्ट्रपति को लगता है कि ये कैपेबल है इस चीज़ के लिए, दावेदार है इस चीज़ के लिए, तो उस टाइम पे वो बना देता है। आगे बात करें तो अधिकांश राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हो गए, लोक सेवक हो गए और राजनीतिक इत्यादि होते हैं। फिर राज्यपाल की भर्ती जो है केंद्र सरकार द्वारा होती है। राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णयों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार की दखल अंदाजी के रूप में देखा जाता है। यानी कि राज्यपाल के द्वारा लिए गए अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उस टाइम पे राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार की दखल अंदाजी के रूप में लिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य अगर मुख्यमंत्री करता है तो उसकी सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। अगर वो भी कोई फैसला गलत होता है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति उस चीज़ को रोक देता है। यानी कि
अब इस टाइम पे क्या होता है कि मुख्यमंत्री को ये लगता है कि ये जो केंद्र सरकार है हमारे बीच में दखल अंदाजी कर रही है, और सबसे ज़्यादा जो खफा हो जाती है वो राज्यपाल से हो जाती है। और ऐसा तब होता है जब ये मुख्यमंत्री यानी कि राज्य की सरकार अलग हो और केंद्र सरकार की अलग हो, राज्य में वही सरकार हो, सेम सरकार हो, और केंद्र में भी सेम सरकार हो, तो ऐसा सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अलग अलग सरकारें हैं केंद्र और राज्य में, तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है। आगे बात करें तो ऐसा तब देखने को मिलता है जब केंद्र में तथा राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हो। जैसा कि मैंने बताया, केंद्र और राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की जांच हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया था। यानी कि केंद्र और राज्य के जो भी मसले हैं उस चीज़ को देखने के लिए, जो भी मुद्दे हैं, झगड़े हैं, उस चीज़ को देखने के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया था, जिसका नाम रखा गया है सहकारिता आयोग के नाम से जाना जाता है। 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि राज्यपालों की नियुक्ति आवश्यक और निष्पक्ष होनी चाहिए। यानी कि जो भी राज्यपाल की नियुक्ति है वो एक तो आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए और दूसरा निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव या आप बोल सकते हो कि कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। तो अगला बात करें तो एक अन्य कारण से राज्यपालों की जो शक्ति और भूमिका विवादास्पद होती जा रही है, यानी कि झगड़ा का मुद्दा बनता जा रहा है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक जो है 356 है, जो आपातकालीन लगाया जाता है ना, तो उसमें से जो 356 जो अनुच्छेद है, इसमें क्या है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब ये लगता है कि जो सरकार है, यानी कि जो राज्य सरकार है, वो सही से शासन नहीं कर पा रही है या फिर करने के योग्य नहीं है। उस टाइम पे 356 लगा के वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि जो सरकार है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और वहाँ पे क्या शासन लागू हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है, यानी कि कब्जा कर लेती है। ठीक है, सीट पे। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 सालों तक बढ़ाया जा सकता है, 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को निलंबित करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित यानी कि लंबे टाइम तक स्थगित करना, है ना। निलंबित का मतलब ये होता है लंबे टाइम तक स्थगित करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि राज्य विधानसभा को निलंबित अथवा विघटित करने की अनुशंसा कर सके, और इससे कई विवाद उत्पन्न हुए हैं। तो जहाँ तक कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो राज्यपाल है, इसका जो कार्य है उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काफ़ी अनबन रहता है, क्योंकि जो राज्यपाल है इसका बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है इन चीज़ों में। जैसे 356 लगाया जाता है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है राज्यपाल की होती है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ही तो कहेगा कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है हमारे राज्य में, और हमारा जो मुख्यमंत्री वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति है ये आपातकाल लगा के उसको हटा देता है, और उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका हो गई ना, और यही भूमिका विवादास्पद होती है, लड़ाई झगड़े का मुद्दा बन जाता है। आगे देखिए, कुछ मामलों में राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत होने के पश्चात भी बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे मुद्दे भी ऐसे आए हैं कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जो है किसी राज्य में है और इनकी बहुत ज़्यादा मतलब सीटें भी हैं, विधायिका में इनकी बहुत ज़्यादा बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार है अपनी शक्ति का यूज़ करके उनको उनके पद से हटा देती है। तो ऐसा कब हुआ था? 1959 में ऐसा हुआ था केरल में, जहाँ पे मुख्यमंत्री को हटा दिया गया था और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। 1967 के बाद भी ऐसे कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे केंद्र शासन लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे जहाँ पे हमें ये समझ में आया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक तो कैसे होती है, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अनबन होती है राज्यपाल को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है नवीन राज्यों की मांग। नवीन का मतलब होता है नया, नए राज्यों की मांग। तो यहाँ पे देखिए कि आज़ादी के बाद नए राज्यों की मांग क्या हो गई? प्रबल हो गई, यानी कि बढ़ती चली गई। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना गया।
यानी कि राज्यों को दोबारा से बनाने की एक वो लाया गया, आयोग लाया गया जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेगी। सबसे पहला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश बना था, और कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में बना था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, और जिसके आधार पर भाषा के आधार पर कई सारे राज्यों का गठन हुआ। तो यहाँ पे देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या होता है? एक तो राज्यों का सीमांकन करना कि उनका क्षेत्र कहाँ तक है, और दूसरा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुए, जिसके तहत विभिन्न राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ? 1960 की अगर बात करें तो मुंबई से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र बने। 1963 की बात करें तो नागालैंड बना था। पंजाब में से 2 राज्य निकले, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश 1966 में। नेक्स्ट अगर बात करें तो असम जो निकला था 1972 में निकला था। असम से 1972 में 3 राज्य निकले थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1987 में 2 राज्य बने, कौन कौन से? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और ऐसे ही 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना। 2014 में अगर बात करें तो तेलंगाना बना था। तेलंगाना जो है 29वां राज्य था हमारे देश का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में जो 370 लगा था और जिसकी वजह से राज्य था, अब इसको हटाकर यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश? एक तो हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। तो यहाँ पे अगर राज्यों की बात करें तो जो पहले 29 राज्य थे जो कि तेलंगाना बना था, तो अब यहाँ पे जो राज्य थे वो क्या हो गए? कम हो गए, यानी कि 28 राज्य हो गए। और जो केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 थे, अब वो कितने हो गए? 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आई थिंक सारा चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो अंतरराज्यीय विवाद, ये देखो जितना भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपके टोटली बुक के ऊपर बेस कर रहा है, क्योंकि हर एक टॉपिक को जो भी आपके हेडिंग्स हैं उन चीज को मैं एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अंतरराज्यीय विवाद एक होता है, देखो अंतरराज्यीय विवाद, तो यहाँ पे देखो 2 टाइप्स के विवाद हो। कौन कौन से? प्रायः 2 प्रकार के गंभीर विवाद उत्पन्न होते हैं, एक सीमा विवाद, दूसरा नदी जल विवाद। ठीक है, तो सीमा विवाद अगर बात करें तो इसमें पड़ोसी राज्य दूसरे राज्य पर अपना दावा प्रस्तुत करता है कि ये जो सीमा है ये मेरा है। जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम, ठीक है, एक जगह है, बेलगाम को लेकर विवाद है। और इसके अलावा मणिपुर और नागालैंड के बीच में भी जो विवाद है वो की काफी पुरानी है। पंजाब और हरियाणा के बीच में भी चंडीगढ़ को लेकर विवाद है, राजधानी जो है चंडीगढ़ उसको भी लेकर विवाद है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि सीमा विवाद में आते हैं। अब बात करते हैं जल नदी बंटवारे का विवाद। तो यहाँ पे देखिए पीने के पानी, खेती की समस्या के विवाद, जैसे कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, इनके बीच में विवाद है, कावेरी जल विवाद। इसके अलावा नर्मदा नदी जल विवाद की अगर बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में तीनों जो नर्मदा नदी को लेकर विवाद है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के मुद्दे हमें समझ में आए, एक तो सीमा विवाद और एक नदी जल बंटवारा। यही है अंतरराज्यीय विवाद। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि अंतरराज्यीय विवाद कौन कौन से हैं। तो एक सीमा विवाद हो गया, एक जल नदी विवाद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट प्रावधान। विशिष्ट का मतलब होता है कुछ विशेष टाइप्स के प्रावधान करना। तो यहाँ पे देखिए कि संविधान ने सभी राज्यों को शक्ति के बंटवारे की योजना के दौरान संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियां समान रूप से है। यानी कहने का मतलब है कि जो संविधान है, संविधान में सभी राज्यों के लिए समान शक्तियों का निर्धारण किया गया है, किंतु कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति के अनुसार संविधान कुछ खास अधिकारों का प्रावधान करता है। यानी कि कुछ ऐसे जो राज्य हैं जो कि विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार इनको कुछ विशेष प्रकार का जो प्रावधान किया गया है इनके लिए। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? तो नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 371 के हिसाब से इनको थोड़ी सी मतलब जो कि प्रावधान है वो ज़्यादा किया गया है। इन राज्यों में क्या होता है, अधिकतर जो आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं, इस वजह से इनको कुछ विशेष छूट दी गई है।
यहाँ कई बार अलगाववाद की लड़ाई भी होती है, अलगाववाद, ठीक है, लड़ाई भी होती है, अलग होने की डिमांड भी होती है। अच्छा, पहाड़ी राज्यों को भी विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सिक्किम, इनको थोड़ी बहुत अन्य राज्यों की तुलना में इनको थोड़े बहुत अधिकार प्रावधान एक्स्ट्रा दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें देखिए जम्मू कश्मीर 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर के विशिष्ट दशा प्रदान की गई है, विशिष्ट दर्जा प्रदान की गई है। तो यहाँ पे देखिए दर्जा होगा, तो एक चीज समझिए कि 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट दर्जा दिया गया था। क्यों दिया गया था, इसके पीछे रीजन समझते हैं। जब 1947 में जो हमारा भारत आजाद हुआ था, तो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि के बीच में ये हुआ था, 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग हो गया था। अब मुद्दा जो आया था कश्मीर को लेकर, पहले रजवाड़ों का शासन हुआ था, राजा महाराजा हुआ करते थे, लमसम 365 रजवाड़े थे। तो हुआ यूं कि जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर ने ये डिसाइड किया कि ना मैं पाकिस्तान में रहूंगा, ना मैं भारत में रहूंगा, मैं अपना एक स्वतंत्र अपना देश बना के रहूंगा। तो उस टाइम पे भारत ने भी फोर्स किया जम्मू कश्मीर को कि भारत में शामिल हो जाओ, और यहाँ पे पाकिस्तान में भी फोर्स किया पाकिस्तान में भी शामिल हो जाओ। इसके अलावा फिर आगे चल के क्या होता है कि लड़ाई होती है कश्मीर विवाद को लेकर, यानी कि जम्मू कश्मीर के विवाद को लेकर, ठीक है, कि किस में शामिल होगा। तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने ये बोला जम्मू कश्मीर को कि अगर आप शामिल नहीं होंगे, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह थे, तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप शामिल नहीं होगे हमारे में, यानी कि पाकिस्तान में शामिल नहीं होगे, तो हम क्या करेंगे, आपको जबरदस्ती शामिल करवाएंगे। और यही जो भारत है, भारत ने बोला कि अगर आप हमारे में मिल जाते हो तो हम विशेष प्रकार की स्वायत्ता देंगे, विशेष प्रकार को आपको प्रावधान देंगे, ठीक है। तो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने ये सोचा कि जहाँ पे पाकिस्तान लड़ाई झगड़ा करने की बात कर रहा है, वहीं जो भारत है लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अपने में शामिल करने की बात कर रहा है और विशेष प्रकार की छूट देने की बात कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं भारत का प्रस्ताव मान लेना चाहिए, ठीक है। और यही नतीजा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया। अब ये जो बात थी, ये बात वहाँ के पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी, और पाकिस्तान क्या करता है, 1948 में लड़ाई छेड़ देता है, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के कुछ जो मुस्लिम क्षेत्र इलाका था, वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि वहाँ की जनता पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, तो वो पाकिस्तान में चला गया। और यही कहीं ना कहीं मुद्दा है जिसकी वजह से लड़ाई होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। भारत बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसे किसी एक में से शामिल होने का इसके पास विकल्प था, चाहे वो पाकिस्तान में हो जाए, चाहे भारत में हो जाए। आज़ादी के शीघ्र पश्चात पाकिस्तान और भारत के मध्य कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। इन हालातों में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत का चुनाव किया, यानी कि इस सिचुएशन में हरि सिंह ने भारत का चुनाव किया और भारत में विलय हो गया। सरकार को केंद्र सूची और राज्य सूची के विषय के कानून यहाँ राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना लागू नहीं की जा सकती। अब देखिए, यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि भारत में विलय हो गए। अब भारत ने कौन कौन से प्रावधान दिए 370 के हिसाब से। पहली चीज तो हमें ये पता है कि जो केंद्र सूची, राज्य सूची जो बनाई गई है, जो समवर्ती सूची बनाई गई है, और सबके अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है कि किसको किस हिसाब से काम करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य था देश का, हमारे देश का, उसके लिए प्रावधान नहीं था। अगर वहाँ पे ये चीज लागू करना था, केंद्र सूची और राज्य सूची का प्रावधान, तो उस टाइम पे वहाँ का जो सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर की, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये लिखा है कि सरकार को केंद्र सूची तथा राज्य सूची के विषय के लिए कानून यहाँ राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। आगे बात करें, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान हुआ करता था, एक अलग झंडा हुआ करता था, ध्वज हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता था। जैसे कि हमें पता है कि 356 के अनुसार क्या होता है, आपातकालीन लागू कर दिया जाता है। तो 356 के अनुसार आपातकालीन लागू कर दिया जाता है राज्यों में, लेकिन वहां पे आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकालीन लागू नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट अगर बात करें, यही सारा चीज तो प्रावधान था।
नेक्स्ट अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भी वहाँ पे लागू नहीं थे। और भारतीय संविधान का संशोधन राज्य सरकार की सहमति के बाद ही यहाँ लागू होते थे। जो भी संशोधन होते थे भारतीय संविधान में, वो भी अगर लागू करना होता था वहाँ पे तो राज्यों की परमिशन के द्वारा ही होता था। तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना भी एक तरीके से मुश्किल का टास्क हुआ करता। तो ये चीजें हमें समझ में आई कि 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर को बहुत ही ज्यादा स्वायत्तता दे दी गई थी। आगे चल के क्या होता है कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी कि जो राज्य था जम्मू कश्मीर उसको हटाकर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब क्या होता है कि भारत अब 29 राज्यों से 28 राज्य हो जाता है और यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। और इस तरीके से भारत जो है एक अखंड और समृद्ध देश है। तो जैसा कि हमने समझा 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दी गई थी। आगे चल के क्या होता है कि 2019 में इस स्वायत्तता को खत्म करके उस राज्य को 2 हिस्सों में डिवाइड करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये था आपका टोटल चैप्टर। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इस चीज़ का मतलब अच्छे से पढ़ पाएँ। और कोई भी अगर दिक्कत होती है, कोई भी डाउट्स होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और इसका नाम कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।